अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर श्रद्धालुओं की बस जा रही थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से 10 लोग जल के मरे। श्रद्धालु की जा रही थी, बस पलटी की वजह से 20 लोगों की मौत। श्रद्धालु की बस जा रही थी, एक छोटा बच्चा सामने से गया, 10 लोगों की मौत। श्रद्धालु की बस जा रही थी, ड्राइवर को नींद आने की वजह से, झपकी लगने की वजह से 15 लोगों की मौत। दोस्तों, ये बातें तो हमने हमेशा सुनी होगी, लेकिन जो रियासी में अभी अभी घटना हुई है, उस घटना से हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये सारी जो घटनाएं होती है, क्या ये जस्ट बाय इंसिडेंट होती है, जस्ट बाय एक्सीडेंट होती है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि इंडिया में जैसा नरेंद्र मोदी ही खुद 45 साल 50 साल का सपना भारत के लिए नहीं देखते, भारत को 1000 टुकड़ों में तोड़ने के लिए, भारत को हर चीज में डिवाइड करने के लिए कुछ बाहरी ताकतें, जिसमें इंडिया के लोग भी, इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी शामिल है, वो पार्टी वर्षों से लगी है और उनका मिशन 5 साल 6 साल 7 साल का नहीं है, उनका मिशन 50 साल 100 साल 20 साल का है। दोस्तों, इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि आप एक ही रोड पे अगर 4 एक्सीडेंट सुनो, एक ही रोड पे अगर आप सुनो कि श्रद्धालु की बस चार एक्सीडेंट की न्यूज आपको अगर सुनाई दे, तो आप जाना तो बंद नहीं करोगे, लेकिन आपकी जाने की जो इंटेंसिटी थी, जो आप साल में 1 बार जाते थे या साल में 2 बार जाते थे, वो इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि आप सोचोगे कि यार उस रोड से हमेशा एक्सीडेंट होते, श्रद्धालुओं के बस पे एक्सीडेंट होते। तो दोस्तों, इस तरह से थोड़ा करके 1000 कट्स इनटू 1000 पीसेस जो पाकिस्तान की पॉलिसी है 1971 वॉर के बाद, जब इंडिया ने वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया, तब से पाकिस्तान ने पहला बदला लेने की सोची और एक मिशन बनाया कि हम इंडिया को 1000 टुकड़ों में बांटेंगे। तो 1000 टुकड़ों में बांटने के लिए दोस्तों, एक साथ इंडिया पे वॉर करते हैं, इंडिया जैसे जायंट कंट्री पे वॉर करके तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, इसलिए इंडिया को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करो। पंजाब में खालिस्तान का इशू उठाओ, कश्मीर में आप ISI, कश्मीर में पाकिस्तान का इशू उठाओ, बंगाल जो पाकिस्तान बनने के कगार पे 27% मुस्लिम, और ममता दीदी जिस तरह से मुस्लिमों का तुष्टिकरण करते हैं, उस तरह से देखना चाहिए कि वहां पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोग वोट खुल के नहीं कर सकते, और बाकी सारी चीजें। आसाम में 40% मुस्लिम, केरला में क्या हो रहा है 33% मुस्लिम, आपने अभी उत्तर प्रदेश में देखा 19% मुस्लिम। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बना है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और किस तरह से विपक्ष का प्लान भी तैयार है इस सरकार को नीचे खींचने के लिए, और किस तरह से सारी चीजें हो रही है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद आपने मोदी को तो कमजोर कर दिया। इवन अयोध्या के लोगों ने 500 साल तक आप गाते रहे कि 500 साल मंदिर में भगवान मंदिर टेंट में बैठे, लेकिन जब टेंट को बाजू करके टेंट से निकाल के भगवान को भव्य राम मंदिर में बसा दिया गया, उसी अयोध्या में आपने जो कैंडिडेट बीजेपी का हराया, जिसने राम को लाए थे, आपने बोला कि जो राम को लाया होगा लेकिन हम उनको नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, आज पूरे इंडिया में एक ही चीज चालू है कि प्रभु श्री राम अगर जब सीता माँ या फिर लंका पे चढ़ाई करने गए थे, तो क्यों प्रभु श्री राम अयोध्या के लोगों को साथ लेके नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था, या फिर उन्हें डाउट था कि प्रभु श्री राम को डाउट था कि सोने की लंका देख के ये अयोध्या के लोग शायद अपना ईमान ना बदल दे, शायद बिक ना जाए। जिस तरह से 1 लाख रुपए का पर्चा आपके घर में बटा गया और आप बिक गए, आप ये भूल गए कि शरायू नदी में बहती हुई लाशें किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री होते वक्त मुस्लिमों के वोट के लिए, मुस्लिम को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलाई और शरायू नदी में लाशें बहती रही। उस लाशों का आज आपने अपमान किया है, जहां पे अयोध्या की साइड आपने हराई है। मैं बीजेपी को भी इतना ही दोष देता हूं, जिस तरह का लल्लू कैंडिडेट अगर आप दोगे तो लल्लू ही होगा, आलू तो होगा नहीं, तो चुन के तो आएगा नहीं। तो बीजेपी का भी जो कैंडिडेट सिलेक्शन था, जिस तरह से गंदा कैंडिडेट सिलेक्शन था, वो हार के लिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो आज मैं आपके सामने विश्लेषण करूंगा कि किस तरह से प्लान बी विपक्ष का रेडी है और किस तरह से विपक्ष सत्ता केंद्र में आना चाहती है। देखिए दोस्तों, मोदी जी को आपने 240 पे तो समेट दिया। सबसे पहली बात, इंडिया अलायंस ने, बाहर की ताकतों ने, जो सोरोस $1 बिलियन लेके बैठा था, या फिर बोल रहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी अभी नहीं रही, एरिस्टोक्रेसी की तरफ या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, इंडिया में डिक्टेटरशिप आएगी, इसके लिए लिबरल वैल्यूज को बचाने के लिए मैं $1 बिलियन तक इंडिया में खर्च करने के लिए तैयार हूँ। तो इलेक्शन को सैबोटाज करने का, इलेक्शन में इंटरफेयर करने की बाहर ताकतों की जो कोशिश थी, वो 100% सक्सेसफुल हुई दोस्तों।
तो यूपी ही उन्होंने टारगेट क्यों किया, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगी कि वाई यूपी में ही क्यों टारगेट किया। तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ी, जो सदर्न पार्ट में इंडिया बीजेपी को नदन पार्ट मतलब गाय बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, उस गाय बेल्ट की पार्टी का केरला में भी खाता खुला, गोपी जी वहाँ पे चुन के आए। तेलंगाना में बीजेपी की 8 सीटें आई, ओडिशा में बीजेपी की 18 सीटें आई। तो दोस्तों तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़ा, कर्नाटक में बीजेपी की 19 सीटें आई। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि यूपी के लोगों ने ही या इवन इन अयोध्या, इवन इन वाराणसी नरेंद्र मोदी सिर्फ 1,52,000 वोटों से जीते हैं दोस्तों। तो विपक्ष का जो प्लान है वो किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो राहुल गांधी जो बंदा इलेक्शन होने के बाद बैंकॉक, थाईलैंड, इटली यहाँ हुआ पार्टी के लिए जाता था, अभी भी वो विजय यात्रा पे निकला हुआ है। और विजय यात्रा में एक ही चीज आपके जख्म पे नमक लगाने का काम है इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस कर रही है। और देश को तोड़ने की किस तरह से साजिश यहाँ पे हो रही है आपको समझना जरूरी है दोस्तों। राहुल गांधी का अभी भाषण आपने सुना होगा जिसमें वो बोले कि अयोध्या भी हार गए, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। हाँ दोस्तों, ये जो चीज है अयोध्या के लोगों को रात में भी कान में सुनाई देगी कि आपने पैसों के खातिर आपने आपका ईमान बेच के वहां पे सीट हराई। आपको मैं एक गलती नहीं दे रहा हूँ, गलती बीजेपी की है। बीजेपी ने जिस तरह से कैंडिडेट वहां पे दिया लल्लू, लेकिन आपका कर्तव्य था कि 500 साल का इंतजार खत्म किया, उसके बाद आप जातियों में बढ़ गए और आपने सपोर्ट किसे किया? अखिलेश यादव को। अरे आप कांग्रेस को सपोर्ट करते, आप अपक्ष को सपोर्ट करते, आप बसपा को सपोर्ट करते या फिर आप किसी और को सपोर्ट करते, लेकिन जिस शरायु नदी की बहती हुई लाशें आपको याद नहीं है, जिस वक्त अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव नेताजी मुख्यमंत्री थे, उस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किस तरह से सेवकों पर अत्याचार किया गया, ये सारी चीजें आप भूल गए। तो दोस्तों राहुल गांधी बोले सबसे बड़ा पैटर्न अगर आपको देखना है कि सबसे बड़ा चेंज या फिर सबसे बड़ा पोलराइजेशन या फिर कांग्रेस का प्लान भी किस तरह से एक्टिवेट हो गया है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। 2023 से लेकर 2024 तक हर रामनवमी, हर हनुमान जयंती पे आपने देखा होगा कि पथराव होता था, छुटमुट की हत्याएं होती थी, छुटमुट के चीजें होती थी, दंगल होती थी, वातावरण खराब होता था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती थी। लेकिन 2023 के मिड से 2024 का चुनाव होने तक ये सारी जो चीजें थी ये लगभग जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? बिकॉज ऑफ द वोट पोलराइजेशन। अगर रामनवमी पे पथराव होता या फिर और छोटी मोटी चीजें होती है या फिर जिस तरह से जम्मू में अभी टेररिस्ट अटैक होने लगे दोस्तों, इससे पहले कश्मीर में होते थे, लेकिन रोहिंग्या को जम्मू में सेटल कर दिया गया। और जिस तरह से अभी जम्मू में जिस तरह से अटैक्स होते हैं, इससे पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को पोलराइजेशन का फायदा ना मिले, लोगों के नजर में ये ना आए कि मुस्लिम का तुष्टीकरण हो रहा है, क्योंकि ये पार्टियां मुस्लिम के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोलेंगी। बोलते हैं कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं भी बोलता हूँ कि देश में देशभक्त अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम भी है, आरिफ अहमद जैसे भी मुस्लिम है, केरला के गवर्नमेंट जो इंटेलेक्चुअल है और जो खुल के बात करते हैं उस तरह के भी मुस्लिम है। लेकिन जो इस देश के खिलाफ नैरेटिव चलाते या फिर जो इस देश की खाते हुए बाहर के देशों की मतलब पाकिस्तान के गुण गाते, वैसे भी मुस्लिम इस देश में अवेलेबल है। तो उनके साथ क्या करना चाहिए या आपको डिसाइड करना है। और आपने चुन लिया है, यूपी के राजपूतों ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव जिता के ये दिखा दिया है कि आप क्या चाहते हो, विकास के साथ हो या फिर आप उसी टेररिज्म के साथ हो, उसी भयानक उसी जंगल राज के साथ हो, जिस जंगल राज के अंधेरे में आपकी बीवी बच्चिया का एजुकेशन नहीं हुआ, जिस जंगल राज के अंधेरे में आप घर से बाहर नहीं निकल पाते थे 6 बजे के बाद यूपी में, जो उस बाबा ने पूरा यूपी सुधारने की कोशिश की, जंगल राज खत्म करने की कोशिश की, उसी जंगल राज को आपने जातियों में बांट के आप जयचंद बने और आपने अपने ही लोगों के सीने में छुरा खोज के ऐसे लोगों को चुन के दिया है। तो दोस्तों ये भी चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी और बीजेपी को भी इसका रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम क्यों हारे, किस तरह से बैड सिलेक्शन कैंडिडेट हमारा हुआ है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो राहुल गांधी की बात कर रहा था मैं, मोदी इसमें चले गए,
इटली में चले गए, तो सारी मोदी भक्त गोदी मीडिया उसके पीछे लग गई, या फिर जो भी बीजेपी के वर्कर है या फिर जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, सब मोदी जी यहाँ पे गए मेलोनी से। भाई मेलोनी से मिलके क्या फायदा होने वाला है? ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 3rd टर्म, और 2 टर्म में उनका जो रुतबा था मेजोरिटियन गवर्नमेंट चलाने का वो नहीं रहा है। 240 पे बीजेपी को आप लेके आए, और आपको अगर पता होगा तो 12 एमपीज मध्य बंगाल से बीजेपी के चुन के आए हैं, उसमें से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये टीएमसी की तरफ जाने की राह देख रहे। इसका मतलब आप 240 में से 237 पे आ गए हैं, और सारा विपक्ष ने अब तक हार नहीं मानी है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार यादव, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनके भरोसे सरकार चल रही है। आपने ये भी सुना होगा, मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया भी है कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद देने की गलती ना करे। अगर ऐसा होता है तो 5 साल सरकार नहीं चलेगी और इंडिया अलायंस पावर में आएगी। दोस्तों, इंडिया अलायंस ने अभी भी हथियार नहीं डाले। अभी भी राहुल गांधी ने जो फॉल्ट लाइन पूरे इंडिया में क्रिएट करने की कोशिश की थी, लोगों को जात के नाम पे बांटना, लोगों को धर्म के नाम पे बांटना। देखिए दोस्तों, इस 2024 के इलेक्शन में सबसे पहले एक तो 400 का नैरेटिव जो बीजेपी पे भारी पड़ा, वो 400 का नैरेटिव क्या था? वो 400 का नैरेटिव ये था कि बीजेपी की 400 सीट्स आने के बाद बीजेपी संविधान बदल देगी, और यही लल्लू था जो अयोध्या में हारा, जो हार डिजर्व करता था। बीजेपी को बहुत सारे फीडबैक भी गए थे ग्राउंड से कि इस लल्लू को आप टिकट मत दो, ये लल्लू को टिकट देने के बाद बीजेपी हार सकती है। लेकिन बीजेपी हाईकमांड, एक पत्रकार के सुनने पे योगी जी की बात नहीं सुनी गई, और ये हार का जिम्मेदारी अमित शाह को भी उठानी पड़ेगी, जो इस हार के लिए उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि आप योगी को दबाने के चक्कर में पूरा यूपी हार गए। इवन जैसे कि राहुल गांधी ने बताया कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार सकते थे। दोस्तों, हार सकते। और अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हारते तो पूरा पॉलिटिकल करियर नरेंद्र मोदी का एक झटके में खत्म हो जाता। सोचिए, 1,52,000 से नरेंद्र मोदी सिर्फ जीते हैं। जो व्यक्ति 5 लाख, 6 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वोटों से जीतता था, ऐसा क्या हुआ है वाराणसी में इतना डेवलपमेंट होने के बाद कि वो व्यक्ति सिर्फ 1,52,000 वोटों से जीता। और सुबह 12 बजे तक, सुबह 11:30, 12 बजे तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। तो सोचिए दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी वहां से होती और उसके पीछे अगर सारा लिबरल मीडिया या फिर लिब्रांडो या फिर सारी फॉरेन फंडिंग उनके पीछे खड़ी होती, तो नरेंद्र मोदी सच में हार सकते थे। और नरेंद्र मोदी अगर हारते तो बीजेपी 240 सरकार बना भी लेती, तो बीजेपी का सारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता। उसके पीछे नरेंद्र मोदी का सारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता, और बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो दोस्तों, प्लान बी है जो मैं आपको बता रहा था कि विपक्ष का प्लान बी क्या हो सकता है। तो विपक्ष का प्लान बी है डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, डिस्टर्ब द गवर्नमेंट। ये किस तरह से होगा? तो इस तरह से अटैक में गवर्नमेंट को उलझा के अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इस रियासत पे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे, और अब तो बोलेंगे नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी बोल ही नहीं सकते। ये जो सारी घटना इंडिया में आज तक हुई है, हर जगह पे कभी ये आपको सुनाई देता है कि 4 हिंदू मरे, 5 हिंदू मरे, या फिर टेररिस्ट अटैक हुआ, 10 मिलिट्री वाले मरे। अब नरेंद्र मोदी उस तरह से पहले भी नहीं बोलते थे, इनके लिए तभी भी उन्हें क्रिटिसाइज करना जरूरी है। जब आपके पास 282 थे, जब आपके पास 303 थे, तब भी आपने हिंदुओं का स्टैंड नहीं लिया। आज 240 है, अब तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की वोट बैंक जो है उसमें कोर वोट बैंक मुस्लिम्स है, तो आप अब भी नहीं बोल सकते। और दोस्तों, इंडिया अलायंस ने हार नहीं मानी है, क्योंकि इंडिया अलायंस को पता है कि उनको सिर्फ 40 सीट्स चाहिए सरकार में आने के लिए। 233 सीट्स उनके पास है, चंद्रबाबू नायडू की 16, मतलब 239 और 10, 259, 249, नीतीश कुमार की 12, 51, 61, और बाकी सब पार्टियों की छोटी मोटी मिला के, जैसे अजित पवार आज जाने के लिए बैठे, या फिर समझ लो कि बीजेपी की 3 एमपी कम होने के लिए बैठे, तो 265 तक इन दोनों को मिला के ही इंडिया अलायंस पहुंच सकता है, और बीजेपी की सरकार 5 साल तक नहीं चल सकती। दोस्तों, तो यह हमें सोचना होगा कि बीजेपी की सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। बट ये जो सारी घटना चल रही है, कमजोर प्राइम मिनिस्टर प्रियंका गांधी अगर वाराणसी में मोदी के साथ लड़ती, मोदी जी के अगेंस्ट लड़ती, तो दोस्तों याद रखना, मोदी जी हार भी सकते थे, और जीतते भी तो ऐसे मार्जिन से जीतते कि मोदी जी संन्यास ले लेते। इतनी शर्म भरी उनकी जीत होती, और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी IT सेल, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा विपक्ष ने फैलाया हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे और चीज़ों का हो, जिस तरह के मोड़ तोड़ के लिबरल और लेफ्ट गैंग इकोसिस्टम इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह के हमारी यूट्यूब, मतलब जो राष्ट्रवादी है उनकी यूट्यूब की रीच
को रोका जा रहा है, ये बीजेपी को दिखा नहीं जा रहा है, बीजेपी देख नहीं पा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी 240 से 140 पे आने में भी टाइम नहीं लगेगा। हिंदुओं को सुधरना पड़ेगा। और आपको अगर लग रहा है कि भाई एक सीट गिराने से क्या होगा, 8 सीट गिराने से क्या होगा, मोदी 400 पार लेके आ रहे, एक के चक्कर में आपने बीजेपी की 70 सीट्स कम कर दी दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए क्या आसान है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये सारे इंडिया अलायंस वाले मिल के आ गए तो सिर्फ मुस्लिमों का जय जयकार होगा। आपको बच्चों का नुकसान करके इन मुस्लिमों के घर भरे जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।